दोस्तों, तो पॉलिटी रिवीजन सीरीज में हमारा आज का टॉपिक होने वाला है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सुप्रीम कोर्ट का? तो देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। इसके तहत 1774 में भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में स्थापना की गई प्रथम सुप्रीम कोर्ट की 1774 में। और कौन से एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? सर एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे हैं वो उसमें मुख्य न्यायाधीश हुए, और उनके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद आया हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। और जो फेडरल कोर्ट था उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर प्रथम न्यायाधीश बने, और अन्य न्यायाधीश में थे 4 अंग्रेज जज और 2 भारतीय जज। उसमें भारतीय जज में कौन थे? M.R. जैकब और शाह मोहम्मद सुलेमान, ये भारतीय जज थे। उसके बाद आजादी के बाद स्थापना कब हुई सुप्रीम कोर्ट की? 26 जनवरी 1950 में। और उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। और आजादी के बाद जो हमारे प्रथम न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने आजादी के बाद। तो अब हीरालाल जे कानिया के बारे में एक नोट डालकर एक बात लिखी गई है कि हीरालाल जे कानिया संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश भी थे 25 जनवरी 1950 तक। जो हमारा संघीय न्यायालय था उसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश भी कौन थे? हीरालाल जे कानिया, जो कब तक रहे? 25 जनवरी 1950 तक, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को वो मुख्य न्यायाधीश बन गए थे। उसके बाद आता है हमारा जो संवैधानिक प्रावधान है और जो जजों की संख्या में वृद्धि है। तो देखिए, संविधान में कहा दिया गया है, भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। अब मूल संविधान में क्या संख्या दी गई है? मूल संविधान में देखिए क्या है कि जो हमारा एक तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और 7 अन्य न्यायाधीश होने चाहिए। तो कुल मिलाकर कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। संविधान में मूल रूप से यही संख्या लिखी गई है। लेकिन जो वर्तमान में जो स्वीकृत संख्या है 1+33 यानी कि कुल 34 न्यायाधीश। यह बढ़ी हुई संख्या मूल संविधान में नहीं है, ये संसद द्वारा बढ़ाई गई है। तो अब देखिए, जो 1956 में पहले संख्या हुई 1+10 यानी कि 11। उसके बाद 1960 में 1+13 यानी कि 14। 1978 में 1+17 यानी कि 18। 1986 में 1+25 यानी कि 26 जज। उसके बाद 2008 में 1+30 यानी कि 31। उसके बाद 2019 से वर्तमान में 1+33 यानी कि 34 जज। 1+ का मतलब है जो 1 है वो मुख्य होगा और बाकी के हैं जो प्लस में वो अन्य होंगे। तो 2019 से वर्तमान तक ये संख्या कितनी है? 34 है। उसके बाद गठन, नियुक्ति और योग्यताएं और हटाने की प्रक्रिया क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124(1) में दिया गया है। क्या दिया गया है? गठन दिया गया है। 124(2) में क्या दिया गया है? जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद योग्यताएं क्या है? जो 124(3) में दी गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की हो। पहली कंडीशन क्या है? भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन क्या है? कम से कम 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, और अगर जज नहीं रहा हो तो 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस की हो। उसके बाद राष्ट्रपति की नजरों में कानून का सम्मानित ज्ञाता हो। ये थी हमारी योग्यताएं। उसके बाद सीधे वकालत से सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो वकालत करते करते जो सीधे जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है? पहले पुरुष हैं
SM सीकरी, और जो महिला है, जो पहली महिला, मतलब ये वो लोग हैं जो सीधे वकालत करके सीधे वकालत से सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो जो पुरुष है वो है SM सीकरी, और जो महिला है वो है हमारी इंदु मल्होत्रा। ये बात याद रखने के लिए है। उसके बाद अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124(4) पद से हटाना। अब कैसे पद से हट सकता है कोई भी जो न्यायाधीश होता है? तो दो आधार होते हैं उसके लिए। सबसे पहला है सिद्ध कदाचार और दूसरा होता है असमर्थता। ठीक है, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर अगर कोई करता है, उसका जो मिसबिहेवियर है वो प्रूव हो जाए, और या फिर वो समर्थ न हो, जिस पद पर वो बैठा है उसको निभाने में वो असमर्थ हो, तब हम उसको पद से हटा सकते हैं। अब हटाने की प्रक्रिया क्या होती है वो हमारे अनुच्छेद 124(5) में दिया गया है। तो देखिए, लोकसभा में प्रस्ताव पेश करते हैं, पहले न्यूनतम 100 सदस्यों का उसमें समर्थन आवश्यक होता है। फिर उसके बाद राज्यसभा में प्रस्ताव रखते हैं, तो राज्यसभा में न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। उसके बाद पारित होना। अब दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। क्या समझ में आया कि जो लोकसभा है सबसे पहले उसमें प्रस्ताव रखा जाता है, 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। फिर राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाता है, 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और फिर दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, तब हम उसको पद से हटा सकते हैं। अब महत्वपूर्ण नोट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण नोट में क्या दिया गया है कि वर्ष 1991 में जस्टिस वी रामास्वामी जो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट पे थे, पर पद से हटाने का प्रस्ताव लगाया गया था, परंतु वह हटाए नहीं गए थे क्योंकि प्रस्ताव जो है वो संसद में पास नहीं हो सका। किस पर लगा दिया गया था? जस्टिस वी रामास्वामी पर पद से हटाने का प्रस्ताव 1991 में लाया गया था, लेकिन नहीं हट सके क्योंकि प्रस्ताव जो है वो संसद में पास नहीं हो सका। अब आता है हमारे जो प्रमुख अनुच्छेद हैं और शपथ है और वेतन और उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है। तो देखिए, अनुच्छेद 124(6) में शपथ का वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 124(7) प्रतिबंध। अब देखिए, जो सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, उन पर प्रतिबंध लग जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 के तहत, कि सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। अगर रिटायर हो गए तो हो गए। उसके बाद अनुच्छेद 125 में दिया गया है जजों का वेतन। अब देखिए, वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन होता है 2,80,000 रुपए प्रति माह, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,50,000 प्रति माह। और उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में क्या दिया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश किसी वजह से अपने पद पर नहीं है, तो उनका जो कार्यभार संभालते हैं जो मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद अनुच्छेद 127। अब गणपूर्ति कोरम न होने पर, यानी कि गणपूर्ति न होने पर तदर्थ जो न्यायाधीश है, एडहोक जो जज है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह या सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। बैठकों के लिए जजों की निश्चित संख्या पूरी करने हेतु। अब देखिए, गणपूर्ति क्या होता है? गणपूर्ति होता है कि जजों की जो बैठक होती है, उस बैठक में जजों की जो निश्चित संख्या होती है, मान लीजिए अब वो जो निश्चित संख्या है वो पूरी नहीं है, ठीक है, तो उस संख्या को हमें पूरा करना है। तो उस संख्या को पूरा करने के लिए जो एडहोक जज की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की सलाह से कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश ही करता है। किस लिए करता है? ताकि बैठक में जजों की निश्चित संख्या पूरी हो जाए। ये बात हमारी अनुच्छेद 127 में दी गई है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 128। अब देखिए, अनुच्छेद 128 क्या कहता है कि कार्य या केस बढ़ने पर राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अब देखिए, मान लीजिए काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है या केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो राष्ट्रपति की सहमति लेकर मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके जो न्यायाधीश है उनको नियुक्त कर सकता है।
उसके बाद अनुच्छेद 129 आता है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक अभिलेख न्यायालय है, इसके सभी निर्णय या फैसले साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और उनकी अवमानना पर दंड भी दिया जाता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी निर्णय हुए हैं, फैसले हुए हैं, उनका एविडेंस रखा जाता है अभिलेख न्यायालय में। उसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 130 की। तो एससी का स्थान, अब सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में है और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थानों पर भी बैठक कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुमोदित करता है। देखिए, जो मुख्य स्थान है वो तो दिल्ली ही है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन पर अन्य स्थानों पर भी बैठ के कर सकते हैं, और वो अन्य स्थान हैदराबाद और श्रीनगर में ही अब तक आयोजित बैठकें हुई हैं, इसके अलावा कहीं नहीं हुई है। उसके बाद आते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार क्या है और उनकी शक्तियां क्या हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 131 में दिया गया है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, और राज्य के जो आपसी विवाद होते हैं और मूल अधिकारों से संबंधित जो मामले होते हैं वो कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। उसके बाद आर्टिकल 132 क्या कहता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका संवैधानिक जो मामले होते हैं उसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? ये 132 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 133 में है जो दीवानी मामले होते हैं उनकी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 134 क्या कहता है? जो फौजदारी मामले होते हैं यानी कि आपराधिक जो मामले होते हैं उसकी हम सुप्रीम कोर्ट में वकील जो अपील है वो कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 135 क्या कहता है? आर्टिकल 135 कहता है कि जो संघीय न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग। अब जो संघीय न्यायालय की शक्तियों में क्षेत्राधिकार का सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी मामला मान लीजिए संघीय न्यायालय में सोल्व नहीं हो सकता तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है। उसके बाद आर्टिकल 137 क्या कहता है? न्यायिक पुनरावलोकन। अब सुप्रीम कोर्ट की अपने ही निर्णयों या संसद के कानूनों की समीक्षा या पुनरावलोकन की विशेष शक्ति। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई निर्णय दिया है या संसद के कानून है कोई, तो उनकी वो समीक्षा कर सकता है और उनका पुनर्अवलोकन कर सकता है, यानी कि उनको रीचेक कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 139। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति होती है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। उसके बाद कुछ अति महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य हैं। तो देखिए इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी बनी थी। कब? 1989 में। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश एम फातिमा बीबी 1989 में बनी थी। ये एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आशा करती हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।